हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। वो ट्रेनिंग है एग्री के बारे में। यस और नो? एग्री बेहतरीन प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक किसान की जरूरत है। आज ज्यादातर देश में अगर मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि ज्यादा पैदावार हो और लागत कम लगे। तो आज किसान भाइयों को ध्यान में रख करके एक बेहतरीन ट्रेनिंग वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम आपके बीच में लेकर के आए हैं दोस्तों। और इस ट्रेनिंग को करने के लिए हमारे बीच में है हमारे बेहतरीन ट्रेनर मिस्टर शिवम सिंघल जी। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे आज के बेहतरीन ट्रेनर शिवम सर का, कि वो आए और हमारे बीच में इस शानदार ट्रेनिंग को दें। हम लोगों को पता चले कि कैसे हम अपने खेती में पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो वेलकम शिवम सर। थैंक यू वेरी मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं शिवम सिंघल जी। कुछ कह रहे हैं सर जी? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। एंड दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, और आज हम लोग वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स को समझेंगे। एग्री में टोटल मिला के 8 प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स का क्या क्या काम है, क्या उनके फायदे हैं, कितनी मात्रा में उनको यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन समझेंगे आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेस्टीज आखिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम क्यों कर रहा है। क्योंकि वेस्टीज हम सब जानते हैं, वेस्टीज को हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के साथ ही वेस्टीज ने स्टार्ट किया था। बट जब धीरे धीरे पता चला कि हेल्थ केयर एक्चुअली में गड़बड़ क्यों हो रही है, लोगों की हेल्थ बिगड़ क्यों रही है, तो सही रीजन सामने यही निकल के आया, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ रहा है। और खान पीन क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि जो चीजें हम खा रहे हैं वो जब उगाई जाती हैं तो उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली अगर जो चीजें हम उगा रहे हैं उनमें केमिकल्स ना डाले जाएं, उसमें जहर ना डाले जाए, हमको खाने के लिए अच्छा मिले, तो नो डाउट कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो ऐसे में हमें वेस्टीज को यही समझ में आया कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर के लिए बायो प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जिनको डालने से खेती में जहर की मात्रा कम हो, किसान की पैदावार भी बढ़े। ठीक। नंबर 2, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके नेटवर्क को पूरे इंडिया में एक्सपेंड किया जा सके, क्योंकि हम सबको मालूम है इंडिया की पॉपुलेशन आज भी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर आपको पूरे इंडिया में नेटवर्क एक्सपेंड करना है तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। एंड नंबर 3, कि जब कोई किसान इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, इनको प्रमोट करेगा, तो उसको खेतीबाड़ी में तो फायदा हो ही, बल्कि उसकी इनकम भी बढ़े, उसका जीवन स्तर भी सुधरे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ सके। क्योंकि जब वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है तो उसके खाते में भी एक इनकम आती है। सो इन सारी चीजों को सोच के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, राइट। एंड काफी हद तक आज हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने सालों में जो चीजें सोच के ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे वो चीजें वेस्टीज अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। एंड थैंक्स टू यू ऑल। सो हम लोग यहाँ से अब प्रोडक्ट्स की कैटेगरी पे चलते हैं। टोटल मिला के 3 कैटेगरी हैं। 8 प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो दूसरों को एक्टिवेट करते हैं, दूसरों की पावर को बढ़ाते हैं। सो एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है एग्री 82, जो कि वेस्टीज का सबसे पुराना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। एग्री एक्वाजेल, जो कि वेस्टीज का सबसे नया एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। सेकेंड कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल की, जिसमें कि 5 प्रोडक्ट आते हैं। और न्यूट्रिशनल का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में जो 5 प्रोडक्ट हैं वो है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। देन थर्ड कैटेगरी आती है प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो कि फसल का प्रोटेक्शन करते हैं, फसल को बचाने का काम करते हैं बीमारियों से। तो इस कैटेगरी में आता है एग्री प्रोटेक्ट, राइट। सो 8 प्रोडक्ट्स हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन बाय वन इनको समझते हैं। और फर्स्ट प्रोडक्ट है एग्री 82। 82 लिक्विड की फॉर्म में आता है और 3 प्रकार की पैकिंग में अवेलेबल है। एक 5 लीटर की पैकिंग है, एक 100x3 300 ml वाली पैकिंग है, और एक 500 ml की पैकिंग है। और अगर हम बात करें कि 82 एक्चुअली में है क्या, तो 82 को बोला जाता है स्प्रे सपोर्टिंग सॉल्यूशन, स्प्रे सहायक घोल, राइट। तो ये मतलब एक स्प्रे का सहायक है, स्प्रे करने में सहायता करता है। कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट का स्प्रे कर रहे हैं
एग्रीकल्चर में, चाहे वो वेस्टीज का प्रोडक्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 82 का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं इसके अंदर, 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ मिला के आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे काम करेगा, क्या फायदे होंगे वो समझते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब है कि जब भी हम लोग खेतों में खाद डालते हैं मिट्टी में, तो खाद ठीक से मिट्टी में घुल नहीं पाती है। ठीक से घुल नहीं पाएगी तो नो डाउट हम सब जानते हैं रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो हम खाद के साथ मिला के 82 को यूज करवा सकते हैं, ताकि खाद मिट्टी में अच्छे से घुले, हमें रिजल्ट वहाँ पे अच्छे मिल सके, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे। स्प्रेडर इसको बोलते हैं। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलाना। तो कभी भी हम कोई प्रोडक्ट स्प्रे कर रहे हैं पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरता है, और हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, तो बूंद जो होती है वो नीचे गिर जाती है। सो ऐसे में जब भी हम कोई स्प्रे कर रहे हैं, तो बूंदों के साथ या जो भी प्रोडक्ट का स्प्रे कर रहे हैं उनके साथ 82 मिला के हमेशा यूज करें, ताकि जब स्प्रे किया जाए तो वो प्रोडक्ट जो है वो बूंद ना बने, बल्कि पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाए, पत्ते की पूरी सरफेस को भिगा दे, वेट कर दे। तो इसलिए इसको स्प्रेडर और वेटर बोलते हैं, ताकि दवाई पत्ते के ऊपर अच्छे से फैल जाए, पत्ते के अंदर जा सके, और वहां पे फिर रिजल्ट उसके अच्छे हैं, ताकि केमिकल्स की मात्रा आगे जाके आपके फील्ड में 25% तक कम यूज हो। देन आता है इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जब आप कोई स्प्रे करने के लिए पाउडर घोलते हैं पानी में, तो वो पानी में यूनिफॉर्मली घुलना चाहिए, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन अगर यूनिफॉर्म बनेगा तभी आपको रिजल्ट भी यूनिफॉर्म मिलेंगे। तो सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम 82 का यूज करते हैं। एंड लास्ट आता है कि ये सभी प्रकार की सॉइल पीएच में इफेक्टिव है। एग्रीकल्चर में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो है सॉइल पीएच, क्योंकि जो भी चीजें हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट किस प्रकार का देंगी वो डिपेंड करता है कि मिट्टी का पीएच लेवल क्या है। तो 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो पीएच लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, और किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो मिट्टी का, उन सब में अच्छा रिजल्ट देता है। जिसके साथ मिला के आप डालोगे उनके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। सो ये सारे फायदे हैं। वन वर्ड में इसको याद रखना हो तो एक्टिवेटर के तौर पे याद रखो, सपोर्टर के तौर पे याद रखो कि हम खेत में कुछ भी डाल रहे हैं सबके साथ मिला के हमें 82 डालना है। कितनी मात्रा में डालना है वो डोज आपकी स्क्रीन पे है, कि अगर आप इसको स्प्रे करना चाह रहे हो तो 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml डाला जाता है। 15 लीटर की टंकी मतलब जिससे स्प्रे किया जाता है, 15 लीटर पानी रहेगा उसमें अगर आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, फंजीसाइड डाल रहे हो, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, या वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तो वो डालेंगे। उसके अलावा 5 से 10 ml एग्री 82 डालेंगे। ठीक, तो 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml की डोज रखेंगे। अगर हम कीटनाशक, फफूंदनाशक, फर्टिलाइजर्स या वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर हम खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, सपोज कोई घास मारने की दवाई को स्प्रे कर रहा है, तो 15 लीटर की टंकी में आप इसको 15 से 20 ml तक रख सकते हो। अगर कोई खाद डाल रहा है खेतों में, यूरिया, डीएपी, तो उसके साथ 3 से 4 ml प्रति किलो के हिसाब से मिक्स कर सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति सिंचाई लगा रहा है, इरिगेशन कर रहा है, हम पानी के साथ देना चाहते हैं टपक टपक करके, तो 1 एकड़ के लिए 160 से 200 ml की मात्रा का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 160 से 200 ml काफी रहता है जो कि हम पानी के साथ दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक्वाजल की, जो कि सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है एग्री की कैटेगरी में। 1 किलो की पैकिंग में आता है। छोटे छोटे सफेद रंग के दाने होते हैं इसके अंदर, जैसे सूजी जैसे दाने होता है, और इसको बोला जाता है ये एक ऑर्गेनिक सुपर एब्जॉर्बेंट है। सुपर एब्जॉर्बेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो एब्जॉर्ब कर सके। तो एक्वाजल पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके जेल बनाता है। इसकी क्षमता है कि अपने वजन के 500 गुना तक पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको यूज करने के बाद ये पानी की खपत को 50% तक कम कर सकता है, फर्टिलाइजर की खपत को 40% तक कम कर सकता है। तो किसान का खर्चा भी कम होता है एंड नो डाउट उसकी पैदावार भी अच्छी आती है। सो एक्वाजल जो है बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जो कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। देखो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वाटर क्राइसिस, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल इरोजन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक्वाजल को डिजाइन किया गया। और ये काम कैसे करता है, क्या इसके फायदे हैं, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है वाटर क्राइसिस। अब देखो वाटर क्राइसिस क्या है।
अभी पिछले 15 दिन में या 20 दिन में आपने देखा होगा, अगर आप में से जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है, तो सब जगह से एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि लोगों के खेतों में पानी भर गया, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, तो इतना पानी भर गया है कि फसल गलने लग गई है, फसल खराब होने लग गई है। सो वाटर क्राइसिस की जब भी बात आती है तो बहुत बार लोग समझते हैं सूखा पड़ना ही वाटर क्राइसिस है, बट ऐसा नहीं। वाटर क्राइसिस दोनों प्रकार का हो सकता है, सूखा पड़ना भी वाटर क्राइसिस हो सकता है और पानी का जरूरत से ज्यादा होना भी वाटर क्राइसिस हो सकता है। सो दोनों ही केस वाटर क्राइसिस के हैं। अब देखो एक्वाजल कैसे काम करता है। सपोज कहीं कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूखा पड़ता है या फिर बारिश कम होती है, तो वहां पे ये कैसे काम करेगा। हम जब भी खेत तैयार कर रहे हैं, खेत तैयार करते समय ही हम एक्वाजल को वहां पे डलवा देंगे, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा ये। अब अगर वहां पे एक बार भी बरसात होती है या आप एक बार भी सिंचाई लगाते हो, तो एक्वाजल के जो दाने हैं वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेके जेल बना लेता है, जेल बन के वो मिट्टी की फॉर्म में रहता है। तो उससे क्या होगा, जो पानी बरसात हुई थी या जो पानी आपने लगाया था वो ना तो मिट्टी में नीचे जाता है ना ही वो सूख जाता है ना, वो मिट्टी की फर्स्ट लेयर में, टॉप लेयर में बना रहता है जेल बन के पौधे की जड़ों के आसपास। तो अब अगर काफी दिन तक बारिश नहीं भी हो रही है या आप पानी नहीं भी लगा पा रहे हैं, तो भी उस जेल के माध्यम से खेत की या फसल की जो जड़ें हैं उसको पानी मिलता रहता है, तो फसल स्ट्रेस में नहीं आती, फसल को पानी मिल जाता है। अगर हम इसका उल्टा समझें कि हमने एक्वाजल पहले से डाला हुआ था और बारिश हो ही जा रही है, तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि फसल ना गले, पौधे की जड़ें ना गले वहां पे, राइट। तो दोनों ही प्रकार की कंडीशन में फसल को बचा सकता है ये, चाहे सूखे पड़ने वाली कंडीशन हो चाहे पानी अधिक वाली कंडीशन हो। पर ये चीज याद रखें, जैसे आजकल लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ 1 फुट तक पानी भर गया है, अब एक्वाजल डाल लें क्या, तो ऐसे काम नहीं कर पाएगा, है ना। इसका पहले से मिट्टी में पड़ा होना जरूरी था। किसी के यहाँ 1-1 फुट तक पानी भरा हुआ है, आप सोच रहे हैं मैं ऊपर से एक्वाजल डाल दूं तो ये पानी को गायब कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। 1-1 फुट पानी भरा है, दैट मीन्स कि हो सकता है आपको 10-15 किलो एक्वाजल डालना पड़ता है वहां पे, तो उतना तो नहीं डालेगा कोई भी। सो पहले से अगर हम डाल के रखते तो ज्यादा अच्छा था। और अगर किसी के यहाँ 1-1 फुट, आधा फुट पानी भरा भी हुआ है, कोई पूछता है क्या सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम रास्ता कहीं से बनाए ताकि पानी को निकाला जा सके। जब तक पानी सूखेगा नहीं, पानी नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार पानी खत्म हो जाता है खेत से, तो फिर हम वहां पे कोई ग्रोथ के लिए जैसे एग्रीगोल्ड टाइप का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लीचिंग की, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लीचिंग का मतलब है कि जो आप यूरिया डालते हो, जो भी आप खाद डालते हो, वो मिट्टी में धीरे धीरे नीचे निकल जाता है पानी के साथ मिलके, पौधों की जड़ों की पहुंच से बहुत दूर, पौधे की जड़ उसको ले भी नहीं पाती, वेस्ट हो जाता है वो। तो जैसे अभी हमने समझा कि एक्वाजल पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसी प्रकार से एक्वाजल यूरिया, डीएपी या जो न्यूट्रिएंट्स वहां पे पड़े हुए हैं उनको भी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब वो नीचे नहीं जाएंगे, लीचिंग नहीं होगी उनकी, वो बर्बाद नहीं होंगे, पौधे की जड़ों के आसपास बने रहेंगे। तो आपकी फर्टिलाइजर की खपत भी कम होगी और साथ में आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं आएगी, उसकी पैदावार अच्छी आएगी। तो ऐसे काम करता है ये। इसका डेमो भी करके देखना चाहो आप, जैसे सिंपल पानी वाला डेमो करते हो, पानी में हम जैसे एक्वाजल के दाने डालते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि पानी लो, उसमें थोड़ा यूरिया मिक्स कर लो, तो वो यूरिया घुल जाएगा। अब एक्वाजल डालो तो वो पानी और यूरिया दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद बात आती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का उड़ जाना। जो टॉप लेयर होती है, उपजाऊ लेयर होती है, तो एक्वाजल अगर हमने वहां पे डाल रखा है तो ये जेल बना के मिट्टी के कणों को बांध के रखता है ताकि मिट्टी का कटाव वहां पे ना हो पाए। इसके फायदे क्या है? फायदे क्या है? एक तो पानी का सस्टेनेबल यूज होगा, पानी को सेव कर रहा है। अगर मिट्टी में नमी बराबर बनी हुई है तो जर्मिनेशन अच्छे से होगा, अंकुरण बढ़िया होगा। अगर एक्स्ट्रा पानी नहीं पहुंच रहा है मिट्टी में, है ना, तो जड़ गलन की समस्या नहीं होगी, फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोषक तत्व जो है वो बराबर रूप से पौधे की जड़ों तक पहुंचते रहेंगे, तनाव नहीं आएगा फसल में, और जो एक्सेस पानी था बह के बर्बाद हो जाता था वो बर्बाद नहीं होगा। तो ये सब फायदे हैं। यूज कैसे करना है वो यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। 4 पिक्चर्स यहाँ पे हैं। पहली पिक्चर जो है देखो उसमें क्या बताया गया। पहली पिक्चर नंबर 1 में बताया गया है कि आप एक्वाजल को किसी फर्टिलाइजर में मिक्स कर लें। पिक्चर नंबर 2 में बताया गया कि आप वो एक्वाजल और फर्टिलाइजर के मिक्सचर को जमीन में डालें और फिर पौधा लगाएं। तो ये वाली पिक्चर गौर करने वाली पिक्चर है कि पहले एक्वाजल डाला गया है,
बाद में पौधा लगाया गया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी में एक्वाजल फसल लगाने से पहले डाल लिया जाता है। ठीक। देन नंबर 3 पिक्चर में दिखाया गया कि वहां पे पानी लगाया गया है। सो पहले एक्वाजल डाला मिट्टी में, फिर पौधा लगाया और फिर पानी डाला। देन नंबर 4 में दिखाया कि वो जेल बन गया। सो ये इसको डालने का तरीका है। कभी भी हम कोई फसल लगाने जा रहे हैं, शुरुआत में ही इसको प्रयोग करवा सकते हैं और इसकी मात्रा रहती है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर किसी पौधे के या बड़े पेड़ के चारों तरफ डालना चाहते हो तो 40 से 80 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से डाल सकते हो। राइट। नेक्स्ट आती है एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल। एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल जो है वो दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, बस अंतर ये है कि एक लिक्विड में है और एक ग्रैनुअल में। तो दोनों का काम करने का तरीका सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है। बस ये है कि अगर आपको स्प्रे करना है, अगर आपको बीज उपचार करना है तो आप लिक्विड वाला यूज करेंगे, अगर आपको मिट्टी में डालना है खाद के साथ मिला के तो आप ग्रैनुअल को प्रेफर करेंगे। ठीक। अब देखो बात आती है कि ह्यूमिक क्या है। ह्यूमिक को आप बोलोगे कि ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ह्यूमिक पदार्थ होता है। ह्यूमिक पदार्थ प्राप्त होता है ह्यूमस से। और ये ह्यूमस क्या होता है, अगर आप कभी जंगल में जाएंगे तो जंगल में देख के पता चलता है पेड़ों से पत्ते झड़ते रहता है। उनके झड़ने के बाद, उनके सड़ने गलने के बाद एक प्राकृतिक खाद बन जाती है। तो वही प्राकृतिक खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है, उसी से ह्यूमिक पदार्थ प्राप्त होता है, उसी से ह्यूमिक प्राप्त होता है। तो एग्री ह्यूमिक को आप बेसिकली एक प्रकार की प्राकृतिक खाद बोल सकते हो, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करती है, उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करती है। तो एक प्रकार की प्राकृतिक खाद है ये। इसको आप अगर मिट्टी में डाल रहे हैं तो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है ताकि मिट्टी सॉफ्ट रहे, जड़ों का विकास अच्छे से हो सके, बीजों का अंकुरण अच्छे से हो सके, पोषक तत्व अच्छे से पहुंच सके पौधे की जड़ों तक। ये सब होता है। तो हमें रिजल्ट क्या दिखेगा, हमें रिजल्ट दिखेगा कि फसल की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी नजर आएगी, पत्तों के ऊपर चमक अच्छी नजर आएगी, पैदावार जो है वो 5 से लेके 20% तक ज्यादा आएगी। तो पैदावार ज्यादा आएगी। राइट। तो ये सारे काम करता है। और एग्री ह्यूमिक को अगर हमें एक शब्द में याद करना है तो हम उसको ग्रोथ के नाम से याद रखें। जब भी कभी विकास की बात आती है कि हमें फसल का विकास करना है, ग्रोथ करनी है, तो हम एग्री ह्यूमिक को याद कर सकते हैं। ठीक है। देखो मैं हर प्रोडक्ट के बाद में आपको एक 1 वर्ड बता रहा हूँ। यही 1 वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 1 वर्ड को याद करके ही लोगों ने एग्री के ऊपर अच्छे बिजनेस किए हैं। सारी चीजें हमें एक ही सेशन में याद नहीं हो पाती, तो कोशिश करें हर प्रोडक्ट को एक शॉर्टकट में तो एटलीस्ट याद रखें कि हर प्रोडक्ट का काम क्या है। जैसे 82 को मैंने एक्टिवेटर बोल दिया, एक्वाजल को एक्वा पानी के नाम से याद रखो जहां भी पानी की दिक्कतें हैं, ह्यूमिक को मैंने ग्रोथ बोल दिया, ग्रोथ के नाम से याद रखो। राइट। ऐसे ही बाकी का भी देखेंगे। सो ह्यूमिक को अगर यूज करना है तो 2 ऑप्शन आपके पास है, ग्रैनुअल भी है और लिक्विड वाला भी है। अगर आपको मिट्टी में कभी भी डलवाना है तो मिट्टी में डालने के लिए हम ग्रैनुअल को प्रेफर करेंगे। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है ग्रैनुअल। आप इसको गोबर की खाद में मिला के डलवा सकते हो, आप इसको यूरिया या फिर डीएपी में मिला के डलवा सकते हो, आप इसको किसी भी राख या मिट्टी में भी मिला के डलवा सकते हो। सबसे सही टाइमिंग होती है इसको डलवाने की कि खेत तैयार करने के समय पे डलवाएं एक बार, फसल जब 1 महीने की हो चुकी है तब डलवाएं एक बार। तो ये 2 बार भी आप डलाओगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। कहीं पेड़ के चारों तरफ डलाना है तो 100 से 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डला सकते हो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्या उसके साथ ग्रैनुअल की जगह लिक्विड वाला मिला लें? वो भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप मिला सकते हो। लिक्विड वाला अगर लाना है मिट्टी में डालने के लिए तो फर्टिलाइजर में उसको आप 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हो। देन नंबर 2 आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का मतलब है अगर आप कोई बीज लगाने जा रहे हैं, फसल लगाने जा रहे हैं, तो आप बीजों का उपचार करवा सकते हैं ताकि बीजों का अंकुरण अच्छा हो, जड़ों का विकास अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी आए। तो बीज उपचार करने के लिए आप 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से ह्यूमिक से ट्रीटमेंट करवा सकते हो, कोटिंग करवा सकते हो। तो जैसे हम बीज उपचार करते हैं इसी प्रकार से जड़ उपचार भी होता है। जब हम पौध लगाते हैं कहीं पे, जैसे धान की पौध लगा रहे हैं, मिर्च की पौध लगा रहे हैं, तो पौध लगाते समय पौध को पहले ह्यूमिक के घोल में डुबाएं ताकि जड़ों को डुबाएं 5 मिनट के लिए और फिर लगाएं। तो इसको जड़ उपचार बोलते हैं। इसके लिए हम ह्यूमिक का घोल बना सकते हैं पानी के साथ 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और तब जड़ का उपचार कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है, 1 महीने की, 1.25 महीने की या उससे ज्यादा की, और आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं, बीज उपचार नहीं कर सकते अब, तो अब आप स्प्रे करवा सकते हो।
स्प्रे को प्रेफर कर सकते हो। स्प्रे की मात्रा वहां पे रहती है 2 to 3 ml प्रति लीटर, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस। देखिए एग्रीमॉस लिक्विड की फॉर्म में है, 2 प्रकार की पैकिंग में अवेलेबल है। एक 500 ml की पैकिंग आती है, एक 100 ml की पैकिंग आती है। और एग्रीमॉस को अगर हमें वन वर्ड में याद रखना है तो इसको मैं बोलता हूँ फल और फूल, है ना। ये सबसे सिंपल प्रोडक्ट है याद रखने के लिए। फल और फूल के नाम से इसको आप याद रख सकते हो, क्योंकि जो भी किसान कोई भी फसल कर रहा है, कोई भी फसल कर रहा है, राइट, उस फसल में जब फूल आने की अवस्था आती है या फिर फल आने की अवस्था आती है, तो किसान के सामने कुछ चुनौतियां पेश होती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि किसान के सामने चैलेंज आता है कि सर हमारे यहाँ पे कलियां नहीं आ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर फूल आ रहे हैं लेकिन फूल झड़ रहे हैं, फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, फल तो बन रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं बन रहे। तो फूल और फल को लेके जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन वो समस्याएं ना आए उसके लिए हम मॉस का प्रयोग कराते हैं। तो बेसिकली एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट की फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, उसकी पुनरुत्पादन की क्षमता को इंप्रूव करता है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करता है, ताकि वहां पे कलियां ज्यादा आए, कलियों से फिर फूल ज्यादा आए, फूलों से फूल झड़े नहीं, फूलों से फिर फल अच्छे से बने, राइट, ज्यादा बने, क्वालिटी अच्छी हो, इन चीजों के लिए। अब अगर हम बोल रहे हैं फूल और फल, तो फूल और फल बोलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इसको सिर्फ आम, केला, सेब जैसी फसलों पे ही यूज कर सकते हो। फूल और फल बोलने का मतलब है फूल और फल वाली अवस्था, राइट। हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं। किसी भी फसल में जब फूल फल की अवस्था आती है, जैसे धान की फसल है, तो धान की फसल में फूल फल की अवस्था का मतलब है कि धान की फसल में बालियां आनी शुरू हो रही हैं, बालियां आने के बाद उनमें दाना बनेगा, तो दिस इज फूल फल की अवस्था। टमाटर की फसल में फूल आएगा फिर टमाटर बनेगा, मूंगफली की फसल में फूल आएगा फिर मूंगफली बनेगी, सोयाबीन की फसल में फूल आएगा फिर सोयाबीन बनेगी, ठीक है। गेहूं की फसल में बाल आएंगे फिर दाना बनेगा, ठीक है। कॉटन की फसल में फूल आएगा फिर कपास बनेगा, ठीक है। सब्जियों में भी ऐसे ही सेम होगा, फूलों में तो फूल आते ही हैं। सो किसी भी फसल में जब फूल फल वाली अवस्था आती है तब हम मॉस को यूज कराएंगे। फूल आने के 20 दिन पहले एक बार स्प्रे करेंगे, फूल आने के बाद में एक बार स्प्रे करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में ही यूज किया जाता है। 15 लीटर की टंकी में 20 ml की मात्रा रहेगी और इससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है नैनोटेक। नैनोटेक आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट। नैनोटेक पाउडर की फॉर्म में आता है 500 ग्राम की पैकिंग में, और इसको अगर हम वन वर्ड में याद रखें तो इसका वन वर्ड होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। और बेसिकली होता क्या है कि फसल को 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। 17 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो फसल को चाहिए ही चाहिए, ठीक। और उन 17 में से 3 होते हैं बेसिक, 3 होते हैं प्राइमरी, 3 होते हैं सेकेंडरी, एंड बाकी के 8 होता है माइक्रो, ठीक। 3 3 3 एंड 8। किसान का जो फोकस है वो बेसिक और प्राइमरी पे, ठीक है, गोबर की खाद पे या फिर एनपीके, यूरिया, डीएपी, पोटाश, इन पे। बाकी सेकेंडरी में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो में आते हैं जिंक, बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकल, ये सब। तो माइक्रो और सेकेंडरी पे उतना फोकस नहीं जा पाता है, या तो नॉलेज की कमी की वजह से या फिर बजट की कमी की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक। सो नैनोटेक जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये प्रोडक्ट नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी यूज करने का फायदा ये हो जाता है कि कम से कम मात्रा भी आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट वहां पे दे पाती है। चिलेशन टेक्नोलॉजी यूज की है, जब आप इसको मिट्टी में डालते हो तो एक तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बर्बाद नहीं होता, और बाकी पोषक तत्वों को भी अपने साथ जोड़ के मिट्टी से पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। जहां तक इसके रिजल्ट्स की बात है तो चीजों को बहुत आसान भाषा में याद करेंगे ताकि हम हमेशा के लिए उनको दिमाग में फिट कर सकें। 3 शब्द याद रखो नैनोटेक के लिए, 3 शब्द याद रखें हम लोग।
मिट्टी, पत्तियां और फल। सॉइल, लीव्स एंड फ्रूट्स, इन 3 शब्दों को याद रखें, सॉइल, लीव्स एंड फ्रूट्स। सॉइल, लीव्स एंड फ्रूट्स का मतलब है मिट्टी। क्यों बोल रहे हैं मिट्टी? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नैनोटेक के अंदर सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जब आप सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रयोग करवाएंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी ताकि आपकी फसल की पैदावार वहां पे ज्यादा आए। पत्तियां, लीव्स इसलिए बोला कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पत्तियां ही प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती की फसल और पान की फसल, पेपरमिंट की फसल, तंबाकू की फसल, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसमें पत्ता ही प्रोडक्ट है। वहाँ पे इंसान को क्या चाहिए? वहाँ पे इंसान को चाहिए कि नमक अच्छी आए, क्वालिटी अच्छी आए, वो चौड़ी आए, उनके अंदर जैसे तेल की मात्रा ज्यादा है, अगर हम मेंथा की बात कर रहे हैं तो। सो पत्तियों के ऊपर अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, स्पेशल रिजल्ट चाहिए, तो भी हम नैनोटेक के ऊपर फोकस कर सकते हैं, नैनोटेक को स्प्रे करवा सकते हैं। नंबर 3 आता फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब सिर्फ आम, केला, सेब नहीं है। फ्रूट्स का मतलब है प्रोड्यूस, मतलब जो भी पैदा हो रही है चीज। गेहूं की फसल में गेहूं का दाना, चावल की फसल में चावल का दाना, आम में आम का दाना, ठीक, टमाटर में टमाटर, राइट। तो किसी भी फसल में जब उसका फ्रूट बनता है, जब उसका वो जो दाना है वो बनता है, तो उस दाने की क्वालिटी अच्छी आए, उसके ऊपर दाग धब्बे ना आए, वो फटे नहीं, उसकी चमक अच्छी हो, उसका वजन अच्छा हो, इन चीजों के लिए हम नैनोटेक का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी फसल में जब दाना बनने की अवस्था होती है, तो दाना बनने की अवस्था में जैसे ही दाना बनना शुरू हो रहा है, हम नैनोटेक का स्प्रे कराएं। जैसे कई बार हम देखते हैं गेहूं का दाना काला पड़ जाता है, कभी अनार फटने लग जाता है, आम के ऊपर धब्बे आ जाने लगते हैं, लीची फटने लग जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं ना आए उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग कराते हैं, ठीक, ताकि फल अंदर से सड़े नहीं। जैसे बैंगन है, अमरूद है, वो अंदर से सड़ जाते हैं, तो शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए फल की, ताकि वो लंबे समय तक यूज किया जा सके। कैसे यूज करेंगे इसको? जैसे अभी हमने रिजल्ट के लिए 3 शब्द याद रखे, ऐसी डोसेज के लिए भी 3 शब्द याद रख सकते हैं। मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में 500 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ तक डलवाएंगे शुरू में ही, चाहे गोबर की खाद में मिला के डलवा लें, चाहे ग्रैनुअल में मिला के डलवा लें। पत्तियों के ऊपर डालना है तो पत्तियों के लिए स्प्रे करवाएंगे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और 20-20 दिन में 2 से 3 स्प्रे रिपीट करेंगे, ठीक है, 20-20 दिन का गैप रख के। फलों के लिए यूज करवाना है तो फलों के लिए या फिर कोई अगर दाना बन रहा है, तो जब दाना बनना स्टार्ट हो रहा है तब हम इसका स्प्रे कराएंगे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो तीनों चीजें हैं, हम देखें किस चीज में हमें रिजल्ट चाहिए, हम मिट्टी के लिए यूज करवा रहे हैं कि पत्तों के लिए यूज करवा रहे हैं या कि दाने की क्वालिटी के लिए यूज करा रहे हैं, उसी हिसाब से देख के इसकी डोज को हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एग्री गोल्ड की। एग्री गोल्ड, देखो एग्री गोल्ड जो है वो 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और पाउडर की फॉर्म में आता है। अगर 1 वर्ड में इसको याद रखें तो 1 वर्ड में इसको बोला जाता है, मैं इसको बोलता हूँ स्पाइरोलिना। ये एग्री का स्पाइरोलिना है, ठीक है, ये सारे काम कर लेता है जैसे स्पाइरोलिना सारे काम कर लेता है, ठीक। देखो स्पाइरोलिना में इसको क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली में अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फसल को तनाव से बचाता है, किसी भी प्रकार के तनाव से। तनाव कैसे आता है? मान लो जैसे अभी शुरू में मैंने एग्जांपल दिया था कि लोगों के खेतों में पानी भर रहा है, तो पानी तो निकल गया लेकिन फसल पीली पड़ गई, तो ये तनाव हो गया फसल के ऊपर। अब हमें फसल रिकवर करनी है तो हम क्या प्रेफर करेंगे? गोल्ड प्रेफर करेंगे। कहीं पे सूखा पड़ गया था, आपने बारिश तो चलो पानी तो आ गया लेकिन अभी फसल स्ट्रेस में आ गई, रिकवर करना है तो गोल्ड का प्रयोग करेंगे। कभी फसल में पाला पड़ जाता है, पाले से बचाने के लिए। कभी फसल में कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं पे बर्फ पड़ जाती है हिमाचल वगैरह साइड, तो मौसम के प्रभावों से बचाने के लिए हम गोल्ड को यूज करते हैं। बहुत बार होता है कि जैसे गेहूं की या फिर धान की जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद वो गिर जाती है, तो वो कंडीशन ना है उसके लिए भी गोल्ड को प्रेफर करते हैं। कभी कभी हम कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो फसल जल जाती है, कभी हम घास मारने की दवाई का स्प्रे कर देते हैं तो फसल जल जाती है। तो इस प्रकार के सभी स्ट्रेसेस से रिकवर करने के लिए, फसल को बचाने के लिए हम गोल्ड को प्रेफर करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर फूल टूट रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने अभी फूल फल के लिए मॉस को समझा था, लेकिन अगर कभी कोई आपसे बोलता है कि सर हमारे यहाँ पे फूल झड़ के गिर रहे हैं, टूट रहे हैं फूल, तो ऐसे में हमेशा गोल्ड को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि
फूल झड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बीमारी लगनी शुरू हो रही हो, कोई कीड़ा लगना शुरू हो रहा हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो गोल्ड सारी चीजें कवर कर लेगा। सो ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, इसको स्पाइरुलिना बोल सकते हैं एग्री का। ये पूरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फसल के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम करता है ताकि फसल जो है वो हर प्रकार के स्ट्रेस से बची रह सके, और किसी भी अवस्था में इसको यूज करवा सकते हो। फसल चाहे 25 दिन की हो, 30 दिन की हो, फूल आने वाले हो या फल आने वाले हो, हर अवस्था में यूज किया जा सकता है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें हम इसको जरूर यूज करना चाहिए, जैसे कि जड़ वाली फसलें जो मिट्टी के नीचे होती हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम, हल्दी, इस प्रकार की फसलों में हम जरूर प्रयोग करें कि उनकी पैदावार अच्छी आए, वहां पे गोल्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको यूज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्प्रे करा लो, 15 लीटर की टंकी में इसकी डोज 20 ग्राम रहती है और किसी भी अवस्था में इसका स्प्रे करा सकते हो, या फिर आप इसको मिट्टी में डलवा सकते हो खाद के साथ मिला के 100 ग्राम प्रति एकड़, या फिर ड्रिप सिंचाई में, ड्रिप जो टपक वाला सिंचाई होता है उसमें भी आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करा सकते हो। तो हमने एक्टिवेटर वाली कैटेगरी पूरी कर ली, हमने न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी पूरी कर ली। इसके बाद बात आती है प्लांट प्रोटेक्शन की, और प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आता है एग्री प्रोटेक्ट। सो एग्री प्रोटेक्ट की बात करते हैं। एग्री प्रोटेक्ट पहले एग्री बायो फंगिसाइड के नाम से आया करता था, जो लोग काफी पुराने टाइम से उनको मालूम होगा, और पाउडर की फॉर्म में आता है, 500 ग्राम की पैकिंग में आता है। सो बेसिकली एग्री प्रोटेक्ट जो है वो एक प्रकार का बायो फंगिसाइड है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फसल को फफूंद की बीमारियों से बचाएगा, फंगस की बीमारियों से बचाएगा, राइट। सो फंगस की बीमारियों से बचाने वाला प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक्ट है। और एक सिस्टम देखो ये काम कैसे करता है उसको समझते हैं। इसको बोला जाता है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट, राइट, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, इनोक्यूलेंट मतलब एक प्रकार का कवच। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं कि शरीर में एक ऐसा कवच बन जाए ताकि बीमारी राइट, ताकि वायरस का असर ही ना हो हमारे ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है कि वायरस आ गया और हम वैक्सीन लेके उसको ठीक कर रहे हैं, सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनोक्यूलेंट वही होता है, वैक्सीन को भी इनोक्यूलेंट ही बोला जाता है टेक्निकल। अंदर बैक्टीरियाज होता है, जब आप इसको मिट्टी में यूज करते हो या पौधे के ऊपर यूज करते हो तो वो अपनी ग्रोथ करके पौधे के ऊपर या पौधे के आसपास मिट्टी में ऐसा कवच बना लेता है ताकि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु वहां पे बीमारी ना फैला पाए। इसी को बोलता है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट, ठीक। और ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ मिट्टी में यूज करेंगे, अगर आप इसको पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर रहे हो तो भी ये पौधे के अंदर जाके काम कर लेता है, एक सिस्टेमिक प्रोडक्ट है, राइट, जो सिस्टम में भी जाके काम कर लेता है। तो इस तरीके से काम करता है। और कुछ बीमारियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रोट, सिस्टम ब्लाइट, ये सब फंगस की बीमारियों के नाम है। और भी बहुत सारी होती है, बस 2-4 ही नाम है, ठीक। तो पौधे को बीमारियों से तो बचा ही रहा है, उसकी डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सके। कैसी दिखती हैं ये बीमारियां? ये कुछ फोटोज हैं। एक फोटो में दिख रहा है कि सफेद सफेद रंग के धब्बे आ रहे हैं, एक में लाल रंग के धब्बे दिख रहे हैं, एक में काले रंग के दिख रहे हैं, एक में ब्राउन रंग के दिख रहे हैं। सो ये तो बस 2-3 ही फोटो हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे जड़ें काली पड़ जाती हैं, जड़ गलन हो जाता है, पत्ते के ऊपर व्हाइट पाउडर आ जाता है, ठीक है। सो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं फंगस की, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हर प्रकार की फंगस की बीमारी से बचाने के लिए हम प्रोटेक्ट का प्रयोग करेंगे। और प्रोटेक्ट को यूज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसको बीमारी लगने से पहले प्रयोग कर लो, या फिर आप उसको बीमारी लगने के बाद में प्रयोग करो। अच्छा कौन सा है कि हम पहले ही प्रयोग कर लें, जैसे हम वैक्सीन पहले ही ले रहे हैं, है ना। मैंने आपको इसलिए वैक्सीन का एग्जांपल दिया शुरू में कि हम इसको पहले से प्रयोग कर लें। अगर कोई भी व्यक्ति का मालूम है कि उसके यहाँ पिछले साल बीमारी आई थी, या फंगस की बीमारी तो आती ही है लगभग हर फसल में, तो हम पहले से क्यों ना इसको प्रयोग कर लें ताकि बीमारी आए ही नहीं। तो पहले से अगर प्रयोग करना है तो सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी का उपचार। मिट्टी का उपचार करवाएं,
जब खेत तैयार कर रहा हूँ उसी समय इसको मिला लें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, गोबर की खाद में मिला के डलाएं और मिट्टी में मिक्स करवा लें, राइट। अगर मिट्टी उपचार नहीं हो पाया था बाई चांस तो बीज उपचार भी कराओ, है ना। बीज उपचार के ऊपर फोकस कर सकते हो। 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, 1 किलो बीज में 10 ग्राम के हिसाब से मिला सकते हो। कोटिंग करके तब बीज को लगाओ तो बीज उपचार हो जाएगा। जड़ उपचार करवा सकते हो। कोई पौध लगा रहे हो तो पौध की जड़ों को प्रोटेक्ट के घोल में डिप करके तब लगाओ। प्रोटेक्ट का घोल बना लो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ठीक। तो घोल बना के तब जड़ को डुबा के तब लगाओ। और अगर ये सब चीजें नहीं कर पाए हो, फसल ऑलरेडी बड़ी हो गई है, 30 दिन 40 दिन की या उससे भी बड़ी, तो फिर स्प्रे करवाओ। स्प्रे कराओ कम से कम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। कुल मिला के कोई आपको पूछे कि सर हम कम से कम कितनी बार यूज करें प्रोटेक्ट को जिससे कि बीमारी ना लगे, तो कम से कम 2 बार जरूर प्रयोग करें। चाहे एक बार मिट्टी में 1 बार स्प्रे, चाहे एक बार बीज उपचार 1 बार स्प्रे, चाहे दोनों बार स्प्रे, राइट। तो इस तरीके से, हालांकि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर हमें प्रोटेक्ट के सबसे सही यूज करना है तो एक बार उसको मिट्टी में डलाएं शुरू में, और एक बार जब फसल पे फूल आने वाले होते हैं उससे पहले स्प्रे कराएं। इन 2 टाइम पे इसको जरूर यूज कराएं ताकि फसल में फफूंद की कोई बीमारी ना लगे। बाई चांस अगर कहीं पे आपको बीमारी दिखनी शुरू हो जाती है ना, कहीं कहीं हम ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बीमारी दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो जहाँ पे बीमारी दिखनी स्टार्ट हो गई है वहां पे भी आप इसको स्प्रे करा सकते हो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। वहां आप इसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कराओ और 7 दिन पे रिपीट कराओ। 2 स्प्रे करा लो 7 दिन के अंदर ताकि बीमारी वहां से 100% खत्म हो जाए। लेकिन मैंने क्या बोला है, जहाँ पे बीमारी दिखनी जस्ट स्टार्ट हुई है वहां पे, राइट। जहाँ पे बीमारी पूरे खेत में फैल गई है, पूरी तरीके से फसल खराब है, फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इवन केमिकल्स भी काम नहीं कर पाते। तो ये तो बायो प्रोडक्ट है, तो जैसी दिखनी स्टार्ट हो रही है तभी स्प्रे करा लें और 2 बार करा लें, राइट। तो इस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद में। तो ये सारी चीजें थी, ये हमने 1 by 1 सारे को समझा, राइट। इससे पिछला वाला जो सेशन था उसमें हम चार्ट समझा था, जिसमें कि हमने समझा था कि सारी फसलों में हम लोग इसको कैसे यूज करवा सकते हैं, ठीक। सारी फसलों में हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजों को यूज करवाते हैं वो चीजें मैंने बताई थी। चीजों का ध्यान रखें, ये 2 चीजों का ध्यान रखें। 2 चीजें क्या है कि हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हो, चीजों को हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, कभी रिसर्च करके देखना। आप जब भी कोई ट्रेनिंग लेते हो, आप नहीं मैं भी, कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई ट्रेनिंग लेता है या कोई क्लास अटेंड करता है तो उसका उस क्लास का 90% हिस्सा 24 घंटे के अंदर भूल जाता है। सोचो